अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या होता है जब भी कोई भी रेज जो है हमारी पास होती है किसी मीडियम के थ्रू, जैसे यहाँ से रेज पास हुई है, तो जो हमारी रे होती है वो जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पे जो है वो ये वाली रे पास हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो अब इसका डायरेक्शन जब ये मीडियम के थ्रू पास हुई तो इसका डायरेक्शन कुछ और होगा। ठीक है, इसी तरह एक और यहाँ पे एक प्रिज्म है, यहाँ से लाइट रे पास हुई और यहाँ पे इस तरह रिफ्लेक्ट करी। ठीक है, जब ये अंदर जाती है किसी भी मीडियम के थ्रू इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यही वजह है कि जब हम क्लास में वाटर जब होता है और उसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, अगर पेंसिल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ ब्रेक हुई हुई नज़र आती है पेंसिल की। यहाँ तक तो जहाँ तक पानी नहीं है वहाँ पर किसी और पोजीशन में होती है। ठीक है, और जैसे ही पानी आ गया तो थोड़ी हमें ब्रेक हुई हुई यहाँ से कंटिन्यू होके नज़र आती है। तो ये इसलिए होता है कि लाइट रेज जो पास हो रही होती हैं इस मीडियम के थ्रू वो बेंड कर रही होती हैं इस पेंसिल को। ठीक है, जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है इसी वजह से हमें जो पेंसिल है उसका डायरेक्शन फिर पोजीशन चेंज नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो लाइट रे किसी भी मीडियम के थ्रू जब पास करती है इट अंडरगोज अ चेंज इन डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। राइट, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी रेज पास होती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट हमारे पास होती है किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, ये मीडियम है, इसके पानी है। ठीक है, इसके यहाँ पे लाइट रे पास हुई। ठीक, इसने क्या कर दिया कि इसका जो डायरेक्शन है पेंसिल का वो चेंज कर दिया। यहाँ पे होनी चाहिए थी पेंसिल, लेकिन उसने क्या शो किया कि डायरेक्शन ये है पेंसिल का। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली कि रिफ्रैक्शन में लाइट रेस जब पास होती है मीडियम से वो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। ठीक है, प्लस उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। लाइट रेज जब पास हो रही होती है यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, किसी और मीटर पर सेकंड पे पास हो रही होगी, और जब यहाँ से वो अंदर मीडियम के थ्रू पास हुई यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज कर हो जाता है जब लाइट रे मीडियम के थ्रू पास होती है, और उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद एक और ये एग्जांपल है। ठीक है, इंसिडेंट रे हुई यहाँ से इंसिडेंट रे। ठीक है, जब हमने पहले पढ़ा था तो कोई भी मीडियम सरफेस स्मूथ होता था, तो जो रिफ्लेक्शन स्मूथ होता था तो रिफ्लेक्शन क्या होती थी, जो इंसिडेंट रे है जिस एंगल से उस पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाती थी, हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट रे उस मीडियम के थ्रू पास होती है। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हर मीडियम के थ्रू पास भी नहीं होती है लाइट। जैसे अगर सॉलिड सॉलिड मतलब वुड है तो वुड के थ्रू नहीं पास होगी। ठीक है, अगर ग्लास ऑफ वाटर है तो इसमें पास हो जाएगी। ठीक है, इवन अगर कोई ग्लास भी है तो उसके थ्रू लाइट पास हो जाएगी। कहीं प्लास्टिक कोई शीट है वाइट कलर की उसके थ्रू हो जाएगी, या कोई भी लाइट प्लास्टिक शीट है उसके थ्रू पास हो जाएगी। अच्छा, तो इंसिडेंट रे क्या होता है कि इंसिडेंट रे मीडियम पे स्ट्राइक की और उसके बाद उसके मीडियम के थ्रू जब पास हुई तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ जो इंसिडेंट रे हमारे पास एंगल बना रही होती है नॉर्मल रे के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ जो रिफ्रैक्शन रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो एंगल बना रही होती है नॉर्मल रे एंगल के साथ उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेस। तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं। जैसे ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, यहाँ पे इंसिडेंट रे भी हो रहा होगा, ठीक है, यहीं से हमारे पास नॉर्मल रे आ रही होगी और यहीं पे हमारे पास रिफ्रैक्टर रे हो रही होगी। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, ये इंसिडेंट रे है, ये एक ही प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन सरफेस है हमारे पास, उसी पे इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है, तो सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, द सेकंड वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is constant for all the rays of light passing from one medium to another. This constant is called refractive index. जो हमारा रेशियो होता है, रेशियो हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेशियो जो होता है वो हमारा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इक्वल होता है किसके, एन के, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पीछे मैंने लिख के बता दिया है कि यहाँ पे उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक। अच्छा, और इसको जो है हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो है हमारा स्नेल्स लॉ होता है, राइट। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर, वही बात है जो हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, जो मैं मतलब समझा चुकी हूँ कि वाटर में कुछ भी होता है उसके अंदर जब लाइट पास होती है तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम ऊपर से देखें, वाटर है, वाटर टैंक है, ठीक है, यहाँ पे फिश है असली में, लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें फिश कहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर स्टोन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन इनकी यहाँ पे स्टोन्स की, लेकिन हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, थोड़े से अलग जगह पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ है स्टोन्स। तो ये सब किस लिए हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर में भी यही कि जब भी जो है वो लाइट पास होती है वाटर में से, तो ये बेंड कर जाती है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और जो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, थिंग है कोई भी, उसकी जो है हमें जो पोजीशन है वो चेंज नज़र आती है, ठीक है। अभी तक सारे टॉपिक ऑलमोस्ट मतलब ये सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ टॉपिक्स हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? The refractive index of a medium does not depend on the angle of incidence, it depends upon the nature of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम क्या है, कि किसके थ्रू लाइट रेस पास हो रही है। मीडियम जो है वाटर है, प्लास्टिक शीट है, ठीक है, या ग्लास है, ये क्या है, इसका मीडियम क्या है जिसके थ्रू हमारी लाइट जो है वो पास हो रही है, इस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या होता है, इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं, रेशियो इक्वल डिफाइन रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका रेशियो आ जाएगा कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है। एज द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is almost equal to the speed of light in air, therefore we use the speed of light in air instead of
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिकॉज और स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी एयर में वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ वैक्यूम हम यूज़ करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमारा रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ओके, by calculating the refractive index of a medium, for example the velocity of light in water is, velocity water में इतनी है लाइट की, whereas it is 3 into 10 की पावर, ये 10 की पावर है यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 10 की पावर है इस इन एयर। ठीक है, तो उनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, अगर लाइट जो है वो वाटर में से पास हो रही है। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की बता दी है इन्होंने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, तो यहाँ पे डायमंड की बता दी है, डायमंड इज अ मीडियम। ठीक है, इतनी है, ये अगेन 10 की पावर 5 है। ठीक है, एंड दैट इन एयर इज, एयर की हमें पता है, ये याद रखनी होगी आपने कि एयर में क्या होती है स्पीड की, लाइट सॉरी लाइट की स्पीड, तो 3 पॉइंट है। ठीक है, ये आपने याद रखनी होगी एज इट इज। कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें करना है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंबल ये है, क्योंकि डायमंड का करना है तो हमने यहाँ पे साथ डी लगा दिया है, बल्कि इसको इस तरह लिखिएगा एन और स्मॉल डी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, रेशियो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, तो मीडियम या डायमंड है, दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास टोटल रेशियो आ जाएगा विच इज दिस 2.42, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, ओके, एक और हमारे पास न्यूमेरिकल अब यहाँ पे, लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। लाइट पास हो रही है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया है, 45 डिग्री, विच इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2.42। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज साइन एंगल आर, ये हमें फाइंड करना है। और रिफ्रैक्शन का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन उन्होंने दे दिया विच इज एन, और एन की वैल्यू क्या है, 2.42। ठीक है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय, जो कि स्नेल्स लॉ भी है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमने वैल्यूज पुट कर दिया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है हमें, 45 डिग्री, यहाँ पे हमने 45 डिग्री लिखना है। एन की जगह 2.42 फाइंड ये करना है, बेसिकली आर फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन 45 कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे, यहाँ 0.7071 आएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर डिग्री के फॉर्म में हो। सही, इसको यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर आपके पास साइन एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी, इससे जब ये डिवाइड हो जाएगा 2.4, नेक्स्ट स्टेप में ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.7071 से, और इक्वल के उस साइड पे क्या बचेगा, साइन एंगल आर। ठीक है, यहाँ डिवाइड होके हमारे पास क्या आया, 0.2922। ठीक है, अब लेकिन साइन, यहाँ पे साइन का हमें कोई काम नहीं है, तो साइन मैं वहाँ ले जाऊँगी, तो साइन जब डिवाइड में होगा तो ये कुछ इस शक्ल में होगा, साइन सॉरी एंगल आर इज इक्वल टू 0.2922 अपॉन साइन। साइन को मैं, साइन की जो पावर है वो 1 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, साइन की पावर -1। ठीक है, साइन की पावर -1 है। सो इसमें पुट करेंगे आप, अगेन साइन की पावर -1 की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन -1 पावर -1 और आगे ये वैल्यू लिखेंगे, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास, 17 डिग्री। ठीक है, देन वी हैव अनदर न्यूमेरिकल।
व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे हमने फाइंड करना है R of a material if the angle of incidence in the air is 60 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास? 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज 34. सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करना है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एन हमने फाइंड करना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें गिवन है, साइन एंगल आर गिवन है 34 डिग्री. ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन 34 डिग्री. दोनों की वैल्यूज फाइंड करें. साइन 60 की वैल्यू आएगी 0.8660. ठीक है, और साइन 34 की वैल्यू आएगी 0.5592. दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दें, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.55. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एन जो है वो एक्चुअली जो है वो इंडेक्स को डिनोट करता है, और एम ए टी हमने क्यों लिखा है? यहाँ पे मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. पीछे हमने एन के साथ डी लिखा था डायमंड के लिए, यहाँ पे मटेरियल का वर्ड यूज है तो हम ने मटेरियल के लिए एम ए टी लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे वैसे आप एन के साथ जैसे एन है स्मॉल एम ए टी लिखिएगा. ठीक है, ओके. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम, अगर लाइट जो है वो मीडियम सॉरी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो किस तरह होती है इसको देखते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर एंड पेरिस्कोप यूज ग्लास प्रिज्म टू टर्न बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री. अच्छा, ये प्रिज्म सॉरी पेरिस्कोप की एग्जांपल आगे आएगी भी, उसमें और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा. तो होता क्या है कि जब भी जो है लाइट पास होती है किसी प्रिज्म के थ्रू तो लाइट का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे उसका जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे अगर लाइट इस तरह पास हो रही है, ठीक है, और ये प्रिज्म आ गया, यहाँ लाइट पास हुई. ठीक है, अब इसका एंगल टोटली चेंज हो जाएगा 90 डिग्री से. वैसे ये प्रिज्म इस तरह रखा जाता है, लाइट पास हुई, जब ये इसके हाइपोटेन्यूज पर टच हुआ तो ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक होगी. या आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा. ठीक है, through 90 degree or 180. A prism is transparent refracting body which is surrounded by three rectangular and two triangular surface. प्रिज्म जो होता है वो पिरामिड्स की तरह होता है. ठीक है, यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगुलर सरफेस होती है और बाकी जो है वो ट्राइंगुलर होती है सरफेस. ओके, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे थी. पी ई क्या है हमारे पास? एक इंसिडेंट रे है जो हमारे प्रिज्म पे आके रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, आर ई एफ क्या है? रिफ्रैक्टिव रे जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमारी क्या है, जिसने डायरेक्शन चेंज किया वो ये ई एफ. ठीक है, ई एफ एफ एस जो है इमर्जेंट रे है, जो बाहर हमारे पास रिफ्लेक्ट होके बाहर गई, उसका भी डायरेक्शन चेंज. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो है ई जो है यहाँ पे वो एंगल ऑफ प्रिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कि एंगल क्या है उस प्रिज्म का. एंगल आई जो है वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, और एंगल यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रे के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, ओके. एंड ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जो यहाँ पे एंगल इमर्जेंस रे के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा. एंड एंगल ऑफ डेविएशन, जो रेज डाइवर्ट हो रही है जिनका डायरेक्शन टोटली चेंज हो रहा है, डाइवर्शन जहाँ हो रही है, डेविएशन जहाँ हो रही है, सही, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन हुई है. ठीक, the angle between the two refracting triangular surface opposite to the base is called the angle of prism. ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वही सब चीज़ें हैं जो मैं पिछली स्लाइड में समझा चुकी हूँ, उसको आप रीड किएगा. एंड अगर अगर कुछ समझ ना आए तो फिर लेट मी नो.
सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो है लाइन के लिए जो वर्डिंग्स है वो चेंज है, जैसे मार्क किसी और उससे किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ एमरजेंस किससे बन रही है, जी और एस से, वहाँ ई एफ और ई एफ थी। तो ये वही चीज़ है, सिर्फ मैंने ये बुक की एग्जांपल लेके उसको समझाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल यूज़ की है, तो बिल्कुल यहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी थी, क्लियर थी, तो फिर मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगेन यहाँ से आप एक दफ़ा रीड किएगा, कुछ समझ नहीं आया देन लेट आगे चलते हैं। ये अगेन वही सब कुछ है जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ। यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है वर्डिंग्स में, वहाँ पे बस साइड में लिख दिया था उन्होंने। ठीक है, वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसमें, सब वही है। सिर्फ बुक से लेके मैंने यहाँ पे इसको रखा है। यहाँ पे थोड़ा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड द एंगल एट मिनिमम। ठीक है, एंगल एट मिनिमम डेविएशन इज डिनोटेड एज डीएम। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जो मिनिमम होता है उसका एंगल, उसको हम कहते हैं मिनिमम डेविएशन, और उसको डिनोट करते हैं डीएम से। The index of refraction of the material of the prism can be determined by the relation। जो रिलेशन इसका होता है वो किस तरह बनता है, जब हम रेशियो इसका फाइंड करते हैं तो होता है साइन एंगल, प्रिज्म का एंगल प्लस डेविएशन, मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, और उसको डिवाइड करेंगे साइन एंगल ए डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ये है यहाँ पे फॉर्म होता है, और डी जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, and a beam of light passes through an optical denser medium to a rarer medium, for example from water to air, the refractive index bends away from normal and the angle of reflection is always greater than the corresponding angle of incidence। जब ये वाटर से पास होके वापस बाहर आती है रे, तो यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है, जो बैंड हो जाती है, और हमेशा ये बड़ी होती है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। रिफ्रैक्टिव रे हमेशा हमारी बड़ी होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस से। वी ऑल्सो नो दैट रेज ऑफ लाइट आर बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। जो लाइट रेज होती हैं वो बहुत रिफ्लेक्टेड भी होती हैं और रिफ्रैक्टिव भी होती हैं। ठीक है, अगर ये प्लेन सरफेस है, अगर तुम्हारी रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो उसी इंसिडेंट रे जब पड़ेगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो रिफ्रैक्टेड रे होगी तो वही मीडियम के थ्रू पास अगर हो सकती होगी तो पास हो जाएगी, और यहाँ पे उस रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंसिडर अ बीम ऑफ लाइट विच ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर। ठीक है, अगर एक लाइट पास हो रही है वाटर से, अगर इस डिग्री पे हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर थोड़ा एंगल बड़ा है इंसिडेंस का तो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर और बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो गया है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमने उसको और बड़ा किया है तो वो अब क्या फॉर्म हो गई, रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया है बिल्कुल ही, और यहाँ पे टोटली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, मैं उससे बताती हूँ। नोट that as the angle of incidence increase, the angle of reflection also increase. Still, for a certain value of angle of incidence, the correspondence angle of refraction becomes 90 degrees, and the refracted ray runs along the ring cell. The angle of incidence for which the value of angle of reflection is 90 degree is called critical angle। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एन एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के थ्रू हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, यहाँ पे हमने क्रिटिकल एंगल का सिंबल लगा दिया आई। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 90 डिग्री।
When the value of angle of incidence become greater than the critical angle, there is no refractive beam. अगर इंसिडेंस रे इतनी बड़ी हो जाए, एंगल उसका इतना बड़ा हो जाए कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, इस फिर जो है कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। बट द होल रे इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इन द ऑप्टिक। सिर्फ वहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है। सच रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं वापस पिछली स्लाइड पे जाती हूँ। ओके, यहाँ हो क्या रहा है कि जब भी हमारे यहाँ पे एंगल जैसे जैसे बढ़ता रहता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना यहाँ पे छोटा होता जाता है, और एक पॉइंट आता है कि जब टोटली क्रिटिकल एंगल से भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे जो रे है, मतलब बड़ी हो, तो एक पॉइंट आता है कि वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंट रे बड़ी हो जाती है, और तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म नहीं होता, ठीक है, रिफ्रैक्टिव रे फॉर्म नहीं होती। यहाँ पे फिर 90 डिग्री पे फॉर्म हो रही थी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से छोटी थी अभी भी हमारी इंसिडेंट। लेकिन यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल से हमारी इंसिडेंट रे बड़ी होगी, तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और सिर्फ वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन उतनी ही होगी जितनी हमारी इंसिडेंट रे हो रही है। जैसे ये 60 डिग्री पे हो रही है, तो 60 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। ओके, ओके, फिर हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो टाइप की एग्जांपल है। फर्स्ट है हमारे पास टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म में क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्रिज्म में लाइट जो है वो पड़ती है, ठीक है, तो ये इसके हाइपोटेन्यूज से जाके टच होती है। ट्राइंगल की ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो इसी तरह प्रिज्म भी एक ट्राइंगुलर शेप में ही होता है, तो इसकी ये साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो लाइट रेज क्या होती है, जब इसके थ्रू पास होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज पे जैसे ही टच होती है, इनका एंगल चेंज होता है, 90 डिग्री के उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वाली रे रिफ्रैक्ट हो गई, और अगेन ये वाली रिफ्रैक्ट। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये इमेज देखने में हेल्प करती है। कैसे, अभी वो देखते हैं। यहाँ पे देखें आप, हमारे पास ये एक समझ लें कोई पाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या रख दिया है, प्रिज्म रख दिया, और एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है, सही। अगर तो हमारे आइस के कुछ सामने होती है, या आइस के सराउंडिंग्स में होती है, तो हमें नज़र आता है, लेकिन यहाँ एप्पल तो बिल्कुल ही अलग जगह पे रखा हुआ है। तो किस तरह नज़र आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ ये जो है प्रिज्म के थ्रू नज़र आ रहा है। जब इस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई, तो इसने उनका एंगल चेंज कर दिया, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई। जब इस पे पड़ी ये इंसिडेंट रे, अगेन उसने उसका एंगल चेंज कर दिया, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई, और हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट असल में यूज़ होता है पेरिस्कोप्स होती हैं। पेरिस्कोप्स क्या होती हैं, इसी तरह की होती हैं, उसको वो पेरिस्कोप्स, उनमें होता क्या है, जैसे प्रिज्म हमने रख दी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लेंस रखे जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस, जो हेल्प करते हैं इस इमेज, जैसी अगर इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड फॉर्म में है, तो ये लेंस कन्वर्ट करेंगे उसको इरेक्ट फॉर्म में, और जिस तरह ये इमेज है उसी तरह हमें नज़र आएगी। वरना अगर ये हम लेंसेस नहीं लगाएं, तो ये जो एप्पल है, ये हमें उल्टा नज़र आए, ठीक है। ओके, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास यूज़ होती है पेरिस्कोप में, और पेरिस्कोप भी हमारे पास सबमरीन्स में यूज़ होती हैं। यहाँ पे जब अब देखिए, पूरी जो है ये सबमरीन जो है वो पानी के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट जो है पानी से ऊपर होता है, और ये हेल्प करता है कि हम बाहर देख सकें कि कोई कुछ बाहर मतलब आ रहा है। ये अक्सर जो है वो जंगों वगैरह में यूज़ की जाती है सबमरीन्स, ठीक है। तो ये हेल्प करती है देखने के लिए कि कोई दुश्मन का जहाज़, पानी मतलब पानी का जहाज़ तो नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ें, या कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, देखने के लिए हेल्प करता है। और ये इसकी सरफेस कैसी होती है, जैसे ये पाइप है,
यहाँ पे ये इस तरह कोई बंदा देख रहा होगा, ठीक है। यहाँ और दूसरा प्रिज्म यहाँ होता है, ठीक है। और बीच में जो है वो लेंस होते हैं हमारे पास, जो इस इमेज को, जो भी अगर वाटर टैंक आ रहा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके दिखाता है इसी फॉर्म में। अगर तो लेंस नहीं रखे, ये शिप जो आ रहा है ये हमें इन्वर्ट फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो इसलिए सबमरीन्स हमारे पास यूज होती हैं। ओके, उसकी एक और एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे पास जैसे वायर्स होती हैं, वायर्स के अंदर क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। इस ये फाइबर जो है बने हुए होते हैं, या तो प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, या फिर ये फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लास के। लाइट जो है वो इनके थ्रू पास होती है आपस में, जैसे ये पाइप है, तो लाइट यहाँ पे आपस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, जिस तरह प्रिज्म में होती है इस तरह, और ये इनसे लाइट एमिट होती है, ठीक है। और देखिए कोटिंग, इसकी कोटिंग हुई भी होती है इन पाइप्स की, ऑप्टिकल फाइबर्स की, इस फॉर्म में। ये कोर है, फिर उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, और अगेन एक कोटिंग होती है, फिर एक स्ट्रेंथ मेंबर होता है, और फिर आउटर जैकेट होती है। इसकी कवरिंग इतनी है, इस तरह इसलिए होती है ताकि जो अंदर ग्लास के फाइबर्स हैं या अगर प्लास्टिक के फाइबर हैं वो ब्रेक ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। और ये डिफरेंट जगह पे यूज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के उसमें रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इसके कुछ और यूजेस भी हैं, जैसे कंप्यूटर की नेटवर्किंग में यूज़ होती है, वायर्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सर्जरी में यूज़ होती है, टेलीफोन की वाइस में यूज़ होती है, लाइट एंड डेकोरेशन में यूज़ होती है, और ये एज़ कम्पेयर टू कॉपर काफ़ी चीप होती है, ठीक है। इस वजह से भी यूज़ की जाती है। कॉपर जो है वो एक्सपेंसिव है, और जबकि ये जो है हमारी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, चीपर है, प्लस इसमें ज़्यादा अच्छा जो है डाटा की ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लेना है। अगर कोई इशू है, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, देन आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, ये चैप्टर का पार्ट ये है, ठीक है। अगेन कुछ समझ ना आए कोई भी टॉपिक, दोबारा मुझसे पूछ लेगा, यहाँ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।